So welcome to Pharmies. Let's make it easy. This is the unit 5th of pharmacology, semester 5th. The name of this unit is Basics of the Phytochemistry. What is phytochemistry? It means the drug substances or the constituents which present in the cells of a drug or any particular substances. तो उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे और उस सब्सटेंसेस जो भी हमने डिराइव करे हैं किसी भी ड्रग से या ह्यूमन बॉडी से, सपोज एन डीएनए यो टर्मरिक से करक्यूमिन, तो वो सब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी गोना लर्न दैट modern method of the extraction, that how we can extract of something from modern techniques. Before heading to the modern, we also need to understand the conventional method of the extraction जो कि modern से पहले use करा जाता था. And after that, in the second part, we're going to discuss about the applications like technique, spectroscopy, chromatography, and the electrophoresis. In this, we have to learn how we actually isolate particular substances from the mixed substance that are extracted from a particular plant or a human body. And after the isolation, we need to purify that compound and then identify the crude drug that we need to extract for a therapeutic action. So without wasting time, let's get started. The first is introduction to the extraction. We previously read that what is the extraction. The extraction is a technique by which we separate or we can say that the desired chemical constituent that are extracted from a crude drug by using suitable solvents. So the steps are like, सबसे पहले हम लेंगे प्लांट मटेरियल, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा. कलेक्ट करने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे. वाई ड्राई? क्योंकि मॉइस्चर हटा लेंगे. मॉइस्चर हटाने के बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है. दैट्स वाई वी हैव टू ड्राई इट. देन ड्राइंग जो मेजर इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा ड्राई यहाँ पे प्रीफर करते हैं हम लोग? शेड ड्राई. शेड ड्राई में क्या होता है, इसको छाँव में रख देते हैं ड्राई होने के लिए. इससे सनलाइट नहीं पड़ता है तो कोई भी ड्रग ख़राब नहीं होता है. ठीक है ना, मतलब कि एक्सपायर नहीं होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आते फिजिकल या केमिकल, मॉइस्चर इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है. तो हमने ये सेमेस्टर 4th में पढ़ा था. तो शेड ड्राइंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं. बाकी हम कोई भी ड्राई कर सकते हैं, लाइक सन ड्राई, हीट ड्राई एंड योर ह्यूमिडिटी विंड ड्राई, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, उसके बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं विथ यूजिंग अ डिजायर्ड सॉल्वेंट. जिस एफिनिटी होती है उस एक्सट्रैक्शन, मतलब कोई कंपाउंड की एफिनिटी होती है ना कि वो पोलर है या नॉन पोलर है. अगर पोलर है तो पोलर वाला सॉल्वेंट डाल देंगे तो पोलर कंपाउंड उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्ब कह लो आप या फिर एक्सट्रैक्ट कह लो, जो कह लो आप. ठीक है ना. और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा. और नॉन पोलर अगर हो गया है तो नॉन पोलर उसकी कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल या केमिकल पॉइंट में डिफरेंस होगा सॉल्वेंट का और आपके केमिकल का. सपोज करो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि इनका इवोपोरेशन मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है. जो आपने सॉल्वेंट लिया एसीटोन, सपोज करो वो 60 to 80 डिग्री सेल्सियस में एवोपोरेट हो जाता है, पर जो उसमें मिक्सड है एक ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है ना, वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस. तो आप 80 डिग्री सेल्सियस कर दो, एसीटोन उड़ जाएगा, आपके अंदर क्या बचा जो आपको चाहिए था, वो डिजायर्ड कंपाउंड बचा है ना. तो ऐसे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. अब एक्सट्रैक्शन करने के बाद तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन करना. एक्सट्रैक्शन को कर देंगे हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डाल के. सॉल्वेंट पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है. पोलर का एग्जाम्पल है वाटर और इथेनॉल, और नॉन पोलर का एग्जाम्पल है योर बेंजील, पेट्रोलियम, ईथर, एसीटोन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड सो ऑन. सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन करते वक्त हमें 3 चीज़ देखने को मिलता है. फर्स्ट हमें देखने को मिलता है योर मेनस्ट्रम. व्हाट इज मेनस्ट्रम? मेनस्ट्रम जो हम लोग लैब में करते हैं ना, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. तो सॉल्वेंट जो तैयार होता है किसी चीज़ के मिक्सचर से भी तैयार हो सकता है या प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है. तो सॉल्वेंट को ही हम लोग मेनस्ट्रम कहते हैं एक्सट्रैक्शन करते वक्त. ठीक है ना. मेनस्ट्रम मतलब कि यहाँ पे स्टेप देखो, आपने ड्राई पाउडर लिया, पाउडर करा, उसके बाद आपने जब ट्रांसफर करोगे तो ये रहा सॉल्वेंट मेनस्ट्रम, और ये रहा आपका कंपाउंड मतलब सैम्पल ड्रग. ठीक है ना, सैम्पल ड्रग है, क्रूड ड्रग कह लो, सैम्पल ड्रग कह लो. ठीक है, तो इसमें मेनस्ट्रम हमने डाला. मेनस्ट्रम जो हम लोग डालेंगे, मेनस्ट्रम डालने के बाद इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे. ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो चीज़ जिसका पोर साइज़ बड़ा होगा वो ऊपर ही कलेक्ट हो जाएगा, और जो भी पतले पतले पानी जैसे ड्रॉपलेट होंगे वो नीचे आ जाएंगे. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी कहते थे हम लोग, मेरे को भी याद तो नहीं आ रहा है. डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, पर इसमें कुछ हम लोग अलग कहेंगे. जो ऊपर बच जाएगा, मतलब कि सपोज करो यू आर मेकिंग टी, यहाँ पे आपने लिया है मिल्क को हम लोग कह रहे हैं मेनस्ट्रम. ठीक है, एंड हेयर इज़ योर चीनी विनी एंड सो ऑन थिंग्स. तो वो हो गया चपत्ती, टी लीव्स हो गया, क्रूड ड्रग. एंड जब चाय बन जाता है फिर हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, छलनी में डालते हैं. ठीक है ना, छलनी जो कह लो. एंड जो ऊपर चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं मार्क, और नीचे जो चाय आपका छन जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिसेला. ठीक है ना, कैसे याद कर सकते हो? लाइक मिस सेल. ठीक है ना, मतलब जो आपको सेल चाहिए थे वो नीचे आ चुके हैं, इसलिए मिस सेल उसको कह रहे हैं हम लोग. ऐसा एज अ मिनोमिनिक है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो. बाकी मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ मिनोमिनिक के वे में याद करो. जो चीज़ जैसा है उसको वैसे याद रखो, क्योंकि पेपर में दिक्कत आती है उसको याद करते वक्त. एंड आफ्टर दैट जो ऊपर बच जाएगा उसको मार्क कहेंगे, और जो नीचे आ जाएगा उसको हम लोग मिसेला कहेंगे.
अच्छा, इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं इसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के। सपोज करो पहला होता है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकोलेशन, इसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जगह एल आएगा, परकोलेशन एंड द डाइजेशन, ठीक है। इसमें डिटेल में बात करेंगे थोड़ा आगे। इसको याद नहीं हो पा रहा है आपको तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डिड पीएम एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि पीएम ने एक्सट्रैक्ट करा कि नहीं करा। तो इसमें क्या है, मेरा मैंने डिड पीएम, DID, डी मतलब डाइजेशन, आई से इन्फ्यूजन, डी से डिकॉक्शन, पी से परकोलेशन एंड द एम से मैसरेशन, ठीक है ना। मैसरेशन जो भी कह लो आप, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। एंड फिर हम आगे फर्दर करते हैं इसको थोड़ा ऐसे एक रफली कुछ मैंने करने की ट्राई कर रखी है, ठीक है। तो ये वीडियो 5-6 जगह से मिलके बनाया गया है और गूगल से मैंने फोटो सर्च करके अपडेट करा। तो ये आपको पता है, ये चैनल मैं ऐसे ही करता हूँ मैं। बाकी मैं खुद लिख के भी कर सकता हूँ, बाकी वो टाइम वेस्ट होगा, पर मैं जब कॉपी कर ही रहा हूँ तो सबको क्रेडिट दे ही दूँ। सबका क्रेडिट में बेसिकली उनके PDF में ही उनके नाम लिखे हुए, तो आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हो। तो फर्स्ट इन्फ्यूजन में क्या करते हैं, सिंपल सा पानी लेते हैं। अब वो सिंपल पानी डिपेंड करता है, नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी हो सकता है, पर बेसिकली हम लोग नॉर्मल वाटर लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल वाटर ले लिया, क्यूमिन ले लिया आपने। सपोज करो यू हैव टेकन क्यूमिन क्या होता है, जीरा ले लिया। पहले पानी लिया आपने नॉर्मल पानी, उसमें जीरा रख दिया, उसको ऊपर ढक दिया और उसको रात भर आपने छोड़ दिया और सुबह उठ के क्यूमिन वाला पानी पी लिया। अब आपको कहाँ किस में यूज़ होता है, वो डाइजेशन अच्छा करता है, भूख बढ़ाता है, ठीक है ना। क्यूमिन यहाँ काम करता है। तो इन्फ्यूजन का मतलब होता है सिंपल एक्सट्रैक्शन जो आप घर पे करते हो। क्यूमिन भिगो दिया, ठीक है, डेट्स भिगो दिया, किशमिश भिगो दिया आपने, ठीक है, रात में पानी में चने भिगो दिया, तो ये सब इन्फ्यूजन कहलाता है, ठीक है ना। पर चने के अंदर चला जाता है पानी, वो अलग चीज़ है। उसके बाद आता है हम लोग बात करते हैं अपना डिकॉक्शन के बारे में। डिकॉक्शन मतलब होता है एक तरह से आप देख सकते हो कि जो आप चाय बनाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं डिकॉक्शन से ही रिलेटेड। डिकॉक्शन में हम लोग हीट देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डिकॉक्शन में पहले आप क्या करते हो कि कंपाउंड ले लेते हो, उसमें सॉल्वेंट मिला देते हो, फिर उसमें हीट कर दो, उसे हम लोग कहते हैं डिकॉक्शन, ठीक है ना। फिर एक खदकने से लग जाता है, लाइक बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं खदकना एंड सो ऑन। एंड आफ्टर फिर हम लोग बात करेंगे मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन को हम लोग प्रोसेस एम के नाम से भी जानते हैं। 1966 में इसको ऑफिशियल मेथड माना गया था एक्सट्रैक्शन का। जब मॉडर्न मेथड नहीं आया था ना, तब इसी से ही करा जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, कम से कम इसको सेम इन्फ्यूजन जैसा ही है, पर ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, पहले आप ले लो पानी ले लो, ठीक है ना, कोई भी पानी ले लो, लाइक नॉर्मल वाटर ले लो, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ले लो, पर नॉर्मल वाटर कंसीडर करते हैं। डाल दिया, अब इसमें आप डाल दो अपना सॉल्यूट मतलब क्रूड ड्रग और सॉल्वेंट आपने डाल दिया, ऐसा तैयार हो गया। उसको ऊपर से ढक दो, लिड डाल दो, लिड डाल दिया। लिड डालने के बाद उसको शेक करते रहो और उसको 7 दिन तक अपने कोने में रख दो, ठीक है ना। धीरे धीरे हर दूसरे दिन तीसरे दिन शेक थोड़ा थोड़ा करते जाओ उसको, पर बेसिकली इसको रख दो कोने में, ठीक है ना। 7 दिन मतलब इसको रखता है 1 घंटा, मतलब 3-4 घंटे इसको लगते हैं, पर इसको कम से कम 7 दिन लग जाता है। तो ये था मैस्चुरेशन, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल मैस्चुरेशन, इसमें ऑर्गेनिक ड्रग्स मतलब कि स्टेम, रूट, फ्लावर्स, लीव्स, इन सब का यूज़ करा जाता है। फिर आता है मॉडिफाइड मैस्चुरेशन। इसमें क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है ना, मतलब कि जिसके सेलुलर कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, रेजिन हो गया, गम्स हो गया, ओलियो गम्स हो गया, ठीक है, अकेशिया हो गया इसका एग्जांपल, एलोई हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है ना। ये हो गया मॉडिफाइड मैस्चुरेशन। फिर आता है आपका मल्टीपल मैस्चुरेशन। इसमें डबल और ट्रिपल होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो आगे हम लोग डिटेल में करेंगे, तब बता दूंगा मैं। उसके बाद क्या होता है, परकोलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। परकोलेशन में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सेम इसी तरह से कंपाउंड ड्रग तैयार होता है, पर इसमें हम लोग है ना पानी सा बना देते हैं ना। इसमें आप देख सकते हो कि एक कीचड़ जैसा तैयार हो गया है, ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक खाद जैसा तैयार होता है। खाद मतलब कभी आपने गोबर देखा होगा ना, तो गोबर एक ह्यूमिड टाइप का होता है और एक केक सा फॉर्म करता है। तो उस तरह का कंपाउंड हमें तैयार करना होता है। जब वो तैयार हो जाता है, फिर हम लोग सबसे पहले क्या डालते हैं, सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं अपना सॉल्वेंट वगैरह कुछ भी डाल दो। उसके ऊपर आप डाल दो फिल्टर पेपर के बाद अपना क्रूड ड्रग रख लो। फिर क्रूड ड्रग रखने के बाद उसके ऊपर आप अपना सैंड वगैरह डाल दो। उसके बाद प्रेस करोगे ना, प्रेस करने के बाद नीचे से गिरने लग जाता है एक्सट्रैक्ट, उसको हम लोग कहते हैं परकोलेशन। इसमें कम से कम टाइम लगता है, 24 आवर्स तक लगता है। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट इधर से जब नीचे जा रहा होता है ना, नीचे जब जा रहा होता है तो साथ साथ इसके साथ टकराता है, और अगर सॉल्वेंट को मिलना होता है किसी भी कंपाउंड से जो उसके साथ नेचर में एफिलेटेड है, तो उसके साथ मिलकर नीचे गिरने लग जाता है। तो सेम यही था परफोरेटेड में। नीचे यहाँ पे छेद वाले ग्लास होते हैं। इस पूरे को कहते हैं हम लोग परफोरेटेड, क्या कहते हैं इसको, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। परफोरेटेड चैम्बर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है। परफोरेटर, हाँ परफोरेटर कहते हैं इसको। कम से कम 24 घंटे तक रखना पड़ता है और ड्रग को इसमें ब्रेक कर लेना होता है मॉडरेट वे में, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं करना होता, ज़्यादा बड़ा भी पीस नहीं रखने होते, उसको टुकड़े कर लिए जाते हैं ताकि सॉल्वेंट ईजिली नीचे जा पाए, कहीं ऊपर ही ना फंस जाए, ठीक है ना। फिर आता है आपका डाइजेशन में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट देते हैं हम लोग, पर ये ऐसा है कि अगर कोई ड्रग है जो हीट से खराब नहीं होता है, थर्मोलेवाइल है, तो उसी ड्रग को यहाँ पे यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट ही लगते हैं, पर इसमें हाई हीट या फिर मॉडरेट हीट पे ही रखते हैं और डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी काढ़ा वगैरह आप तैयार करते हो घर पे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग डाइजेशन वे पे ही तैयार करते हैं। फिर तीसरा है आपका जॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है ना, जॉक्सलेट कहते हैं, ये आप नेट पे देख सकते हो। फिर इसमें क्या होता है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थिम्बल और साइफन। इसमें क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे रखोगे आप पानी, ठीक है, और यहाँ पे अपना थिम्बल में रख दोगे अपना क्रूड ड्रग। अब क्या करेगा, ये सेम आपने अगर सेमेस्टर 4 में पढ़ा होगा कि इवोपरेशन मेथड होता है ना, उसी की तरह ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पानी वेपर बनेगा, वेपर बनने के बाद देखो क्या होगा, वेपर ऊपर उड़ेगा, ठीक है, फिर साइफन के थ्रू ऊपर जाएगा, कंडेंशन में हिट करेगा, हिट करने के बाद कंडेंशन ठंडा होता है और वेपर जब ठंडी जगह पे हिट करेगा तो पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद वो कहाँ, थिम्बल में गिरेगा, ठीक है, थिम्बल में गिर गया। अब थिम्बल में गिरने के बाद
वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्वेंट के अंदर से जो भी चीज़ होगा उसको निकाल देगा। अब क्योंकि वो जो पानी था, सॉल्वेंट था, वो वेपर कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट पे था, तो ईजिली अंदर चला जाता है, क्योंकि जो भी गर्म वेपर टाइप्स के होते हैं ना, वो पेनिट्रेट बहुत अच्छा करते हैं, तो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर लेंगे और आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अब कंपाउंड तैयार होने के बाद जब वो भरने लग जाएगा, वापस से साइफन के थ्रू वापस से नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम उसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद उसको आप इवोपोरेशन मेथड या अलग अलग मेथड से उसको सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो और अपने डिजायर्ड कंपाउंड को अलग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन मेथड, इससे अल्कोहल तैयार होते हैं। फर्मेंटेशन में ईस्ट वगैरह का यूज होता है और अंदर से एकदम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसके अंदर, और वहाँ पे हम लोग टेक्निक यूज करके फर्मेंट करवाते हैं और अल्कोहल तैयार करवाते हैं। ये कुछ मेथड था एक्सट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो ये था बेसिक्स में, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको। अगर ये हो सकता है कि देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर पढ़ोगे तो बस वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक ही चीज़ रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होते हैं आपके डिजॉल्विंग एंड सेपरेटिंग डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ क्रूड ड्रग, ठीक है ना। सॉल्वेंट का यूज करके। टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है आपके दो तरह के एक्सट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है आपका द टर्म सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है? जो हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं वो सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंसेस से कर रहे हैं, मतलब सॉलिड चीज़ों को निकाल रहे हैं सॉलिड के अंदर से। अब इसके अंदर हम लोग सॉल्वेंट का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। By these extraction is generally always performed before any further separation of the process, मतलब मेन सेपरेशन करने से पहले हम लोग पहले इसको ये वाले सेपरेशन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन, मतलब सॉलिड के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन। फिर आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो मेजरली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन होता है, मतलब लिक्विड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है और मेन चीज़ें उसको निकाल लेती है, फालतू चीज़ वहीं पर रख देती है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द सॉलिड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आर द पार्टिनेटेड बिटवीन एनी टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। आइडियली दिस प्रोसेस नीड टू बी कैरिड आउट आफ्टर द सॉलिड एक्सट्रैक्शन। इसके बाद करा जाता है, मतलब पहले सॉलिड एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करा जाता है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसलिए को बेसिकली करते हैं हम लोग प्यूरिफाई करने के प्रोसेस में। ऑन द लैबोरेटरी स्केल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट ऑन अ सेपरेटिंग फर्नल, मतलब कि लैबोरेटरी में इसको एक सेपरेटिंग फनल में यूज करा जाता है। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि दो तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दो तरह के कंपाउंड्स हैं, दो आपस में इमिसिबल है, मतलब मिक्स नहीं होते। तो मिक्स नहीं होते जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गया, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, तो हम लोग सेपरेटिंग फनल में उसको डालेंगे। फिर पहले वाटर को निकाल लेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क में। जब वाटर खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो हम कॉनिकल फ्लास्क दूसरा लाएंगे और उसमें ऑयल को निकालेंगे। सिंपल सा ये था, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाया है। तो दो तरह के होते हैं, कन्वेक्शनल और मॉडर्न, ठीक है ना। फैक्टर क्या होता है इनका? फैक्टर फैक्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, लाइक फर्स्ट द क्वालिटी एंड द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग पता करते हैं, सेकंड पार्टिकल साइज पता करते हैं क्रूड ड्रग या रॉ मटेरियल का, थर्ड नेचर पता करते हैं और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है मात्रा में वो पता करते हैं, फोर्थ मिक्सिंग रेशियो क्या होना चाहिए सॉल्वेंट और सैंपल के साथ, वो फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग पैटर्न में ये डिपेंड करता है कि आपने कितने रेशियो में रखा है सॉल्वेंट और सैंपल का रेशियो। फिर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पैक्ट करता है हमारे एक्सट्रैक्शन करते वक्त। फिर कितने टाइम के लिए हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, ड्यूरेशन, अगर लेट हो गए तो फिर आपको एरर देखने को मिल जाता है, जल्दी कर दिया तब भी एरर देखने को मिलता है, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट मिक्स ही नहीं हुआ है आपके सैंपल का, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर ज़्यादा देर तक हो गया तो अनवांटेड सब्सटेंस भी रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है पीएच, किस पीएच पे आप अपना एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्वालिटी क्या है आपके कंपाउंड की, केमिकल नेचर क्या है आपका ड्रग का या सॉल्वेंट का, पार्टिकल साइज क्या है, मतलब आपने ज़्यादा छोटा तो नहीं कर दिया है क्रूड ड्रग को, ज़्यादा बड़ा तो नहीं रखा है, एकदम नॉर्मल साइज में रखा है कि नहीं रखा है, कितने अमाउंट पे आप सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है, किस मात्रा में उसको रेशियो को मिक्स कर रहे हो। तो यही था आपका। अब हम कन्वेक्शनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ तो लिया है, पर इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे जल्दी, क्योंकि इसको ज़्यादा समझना है तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बाकी वही चीज़ है जो कि इसको मैं जल्दी जो बोल रहा हूँ वही चीज़ में लिखा पड़ा है। इन्फ्यूजन मेथड क्या होता है? नॉर्मल वाटर ले लो आप, ठीक है ना, कोल्ड वाटर ले लो, हॉट वाटर आपकी मर्जी है, पर पहले सिर्फ पानी अलग लेंगे आप। पहले पानी को उबालोगे, अगर उबाल भी रहे हो तो, ठीक है, पानी को उबाल दिया आपने। अब उसके अंदर आप अपना क्रूड ड्रग डाल दो, बाहर से हीट जब हटा लो उसको अपने गैस से या कहीं पर भी हीटिंग वेंटर रखे हो वहाँ से हटा लो, फिर उसमें कंपाउंड डाल दो। उसके बाद क्या होगा? बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज एज सॉल्वेंट, ज़्यादातर पानी लिया जाता है इसमें, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, पर मेंस्ट्रुम जो ले रहे ज़्यादातर पानी लेते हैं। अब बट द ड्रग नॉट, मतलब जो ड्रग है उसको हम लोग बॉयल नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुम को सिर्फ बॉयल करेंगे, फिर हम लोग उसके अंदर क्रूड ड्रग डाल देंगे, ठीक है। इन्फ्यूजन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड विद इन द 24 आवर्स, मतलब कि जब किसी चीज़ को भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक क्यूमिन वाटर को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वाटर में, तो उसको आप 24 घंटे के अंदर ही यूज़ कर ले, वरना उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी आ गया ना। द मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉफ्ट ड्रग, ये सॉफ्ट ड्रग्स के लिए यूज़ होता है, मतलब जिसमें हल्का सा हाइड्रेटेड फॉर्म में पानी प्रेजेंट हो जिस ड्रग्स के अंदर, एंड द वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपके कुछ एग्जाम्पल्स लाइक सैना, क्यूशिया, लाइक सैना बहुत कुछ याद हो जाएगा इजली फॉर्म में, तो सैना ही याद रखो आप। सैना को पानी में डालो, 24 घंटे के लिए छोड़ो, या सुबह तक छोड़ो, रात में डाल के सुबह तक छोड़ो, वहाँ पे आपको सैना के अंदर सैनोसाइड्स होते हैं ना, वो आपको पानी के अंदर एक्सट्रैक्टेड देखने को मिल जाएंगे। तो ये ना कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, दोनों को मिलाओ, उसके बाद 20 मिनट तक छोड़ दो या फिर रात भर छोड़ दो, उसको शेक करो धीरे धीरे, स्टील भी कर सकते हो, फिल्टर कर लो, मार्क अलग कर लो, इन्फ्यूजन आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये था आपका, ठीक है। मैंने नीचे भी प्रोसेस लिख दिया, लाइक हॉट इन्फ्यूजन, दो तरह की होती है, हॉट इन्फ्यूजन और कोल्ड इन्फ्यूजन। हॉट इन्फ्यूजन में पानी को पहले गर्म करा जाता है, पर कोल्ड इन्फ्यूजन में नॉर्मल वाटर लिया जाता है, उसके बाद आपका मिसल्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना बड़ा है नहीं जितना मैंने इसको बड़ा बना रखा है, क्योंकि बड़ा इसलिए बना रखा है ताकि इजीली वे में समझ पाओ आप, ठीक है ना। बाकी इतना बड़ा है नहीं। तो डिकॉक्शन क्या होता है, सपोज करो इसमें क्या होता है, डिकॉक्शन में थोड़ा हीट देते हैं हम लोग। अब मैं डेफिनेशन तो आपको बता दिया, ये आप पढ़ के समझ सकते हो। इस वाले प्रोसेस को तब यूज करा जाता है जब एक थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेज हो, मतलब कि हीट में ऐसे सब्सटेंस जो हीट में खराब ना हो, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग इस वाले मेथड में यूज करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, सिंपली प्रोसेस में हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। तो बॉइल्ड वाटर लेते हैं, 10 से 15 मिनट तक उसको हीट करा जाता है। कैसे हीट करा जाता है, एक वुडी सब्सटेंस या हार्ड सब्सटेंस लेंगे, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस जो हीट में खराब नहीं होते हैं उसको उस तरह के सब्सटेंस लेंगे। सॉरी मैंने थर्मोलेवाइल कह दिया था, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेबल, मतलब थर्मल मतलब हीट पड़ते हो वो स्टेबल रहते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा पानी लेते हैं। अगर आपको पानी नहीं लेना है तो आप कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हो, सेम प्रोसेस कर सकते हो। पर मेजरली यहाँ पे वाटर लिया जाता है। उसके बाद 24 घंटे, उसके बाद 15 मिनट तक आप रख लो, हीट कर लो, और 24 घंटे तक उसको ढक के कहीं पर भी छोड़ दो। पानी के अंदर आपका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल है हर्बल टी हो गया आपका, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या, लिक्विड राइस आपने लिया, उसको हीटिंग मेंटल में रखा, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके, मुलेठी के नाम से जानते हैं लिक्विड राइस को। अब आपने हीट कर दिया 15 मिनट तक, ठीक है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर में। उसके बाद क्या हो गया, उसको फिल्ट्रेट कर लो, मार्क अलग हो जाएगा और आपका मिसल्स अलग हो जाएगा। ये देखो मिसल्स आपका तैयार हो गया है। उसको वॉल्यूम एडजस्ट करो और आपका डिकॉक्शन, सॉरी ये चीज डिकॉक्शन हो रहा है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद आपका मिसल्स तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपका लिक्विड राइस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ग्लिसरीन हो गया एंड बहुत सारी चीजें होते हैं, वो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका मैशरेशन। मैशरेशन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। लाइक मैशरेशन मतलब कई लोग समझते हैं मैशरेशन मतलब होता है किसी चीज को मिक्स करना, उसको लाइक बहुत ही पतले वे में मिक्स कर लेना, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेम ये इन्फ्यूजन जैसा ही है। इसमें क्या होता है, पाउडर को क्रस्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सोल्यूएंट में डाल दिया जाता है, हल्का सा मॉइस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सेवरल टाइम के लिए भी छोड़ सकते हो, साथ ही उसको महीने के लिए भी आप लोग कहीं पर भी बॉटल में भर के रख सकते हो। पर इसमें डिपेंड होता है इन्फ्यूजन से अलग कैसे। इन्फ्यूजन में ऊपर लीड नहीं लगाया जाता है, पर यहाँ पे ढक्कन लगाया जाता है, लीड कहते हैं LID, यहाँ पे ढक्कन लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल, डबल, ट्रिपल, ठीक है ना। और मैंने अगर कोई ये नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल, मॉडिफाइड और ये मल्टी लेयर और डबल लेयर, मतलब कि मल्टी मैशरेशन और डबल ट्रिपल मैशरेशन, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है, टिंचर ऑफ बेंजोइन, टोलोमेर, मतलब हार्ड सब्सटेंसेस हो गया। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे आपने रूवोल्फिया या सर्पगंधा ले लिया, उसको है ना पाउडर फॉर्म में आपने रख लिया, पाउडर फॉर्म हो गया। अब अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट उसमें मिला दो, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा ना जब, तो कुछ ऐसा आपका क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुम तैयार हो जाएगा। मेंस्ट्रुम तैयार करो, उसको शेक करो, शेक करने के बाद उसको रख दो कम से कम 2 से 7 दिनों के लिए, ठीक है। 2 से 7 दिनों के लिए रख दो, पर धीरे धीरे बीच में उसको शेक कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर शेक करना, जैसे तीसरे दिन में शेक कर लिया, चौथे दिन में शेक कर लिया, फिर उसको 7 दिन के बाद उसको अलग इकट्ठा कर लो। उसका जो नीचे मार्क और मिसेल तैयार हो जाएगा। फिर मिसल्स को अलग कर लो, मिसल्स में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो टिंचर, बेंजोइन, टॉल, मेर, ये सब हो गया। मेन आप याद कर सकते हो, रोल्फिया या सर्पगंधा को हम लोग इसके वे में एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर 7 दिन का कम से कम प्रोसेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 7 दिन के एवरेज लगा लो आप, यहाँ पे 7 दिन लग जाते हैं इसको। और क्या होता है, मैशरेशन को हम लोग प्रोसेस M के भी नाम से जानते हैं। 1966 में ऑफिशियल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की तरह यूज करा जाता था इसको। इसके टाइप्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ ध्यान देंगे। सिंपल मैशरेशन होता है जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए यूज करा जाता है, लाइक स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया एंड आपका लीव्स हो गया। फिर मॉडिफाइड मैशरेशन होता है, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए यूज होता है, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स लाइक ओलियो, गम, रेजिन्स एंड सो ऑन। उसके बाद आता है मल्टीपल मैशरेशन, मतलब डबल लेयर पे करा जाता है, ट्रिपल लेयर पे भी करा जाता है। एक के बाद एक के ऊपर एक रख देंगे तो ट्रिपल लेयर कहलाएगा, एक के ऊपर एक रख देंगे तो डबल लेयर कहलाएगा, ठीक है ना। ये था, उसके कुछ फॉर्मूला भी होते हैं डबल और ट्रिपल लेयर की। सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम में से जितना भी ड्रग का वॉल्यूम है उसको माइनस कर दो, और क्योंकि डबल लेयर है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और ट्रिपल लेयर तो 3 से डिवाइड कर दो। अब उस जो आंसर आएगा उसमें अपना वापस से इसी चीज को ऐड कर दो, वॉल्यूम ऑफ रिटेन ड्रग, मतलब कितना ड्रग उसमें रिटेन है, और नीचे भी ट्रिपल मैशरेशन में वॉल्यूम ऑफ द रिटेन ड्रग। ये तो आज का फॉर्मूला जो हर जगह नहीं है, पर डेप्थ ऑफ बायोलॉजी जो सर हैं, जो भी आप कह सकते हो, उनमें था, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रॉपर नोट तैयार करने के लिए मैंने कॉपी करा है, ना कि मैं किसी का क्रेडिट खा रहा हूँ। अब पर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। अब सिंपल सी बात है, इसमें तीन टाइप की चीजें एक ही साथ हो रही है, तो अभी बताऊंगा मैं आगे तीन टाइप की चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पर्कुलेशन क्या होता है। सेम प्रोसेस पहले की तरह ही है, मैं बताऊंगा पहले की तरह क्या है, पर इसमें एंड प्रोसेस में एक पर्कोरेटर होता है, मतलब जिसमें छेद होते हैं नीचे की तरफ, वो यूज करा जाता है, इस डिवाइस को यूज करा जाता है पर्कोरेटर के लिए। बाकी यहाँ देख सकते हो कौन सा चीज क्या कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं। उस प्रोसेस समझने से पहले हम 3 तरह की चीजें पढ़ लेते हैं कि कितने तरह के पर्कुलेशन होते हैं। फर्स्ट सिंपल पर्कुलेशन, जिसको कोल्ड पर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा रिजर्व पर्कुलेशन, तीसरा हॉट पर्कुलेशन। सिंपल मतलब है सिंपल पानी लेंगे, रिजर्व में हम लोग रिजर्व पर्कुलेशन की तरह पे, सॉल्वेंट की तरह पे कोई चीज ले लेंगे। हॉट पर्कुलेशन में हम लोग गर्म पानी का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, टिंचर ऑफ बेलेडोना हो गया, टिंचर ऑफ कार्डिमम हो गया, जिंजर हो गया, मतलब कोई भी हार्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जिनमें से आप सिंपल सी बात है कोई भी सूखी हुई चीज है उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो मॉइस्ट चीज नहीं है। तो पहले उसमें से सब्सटेंस निकालने के लिए कम से कम लंबा प्रोसेसर होता है, बहुत सारे दिन लग जाते हैं इसको, इसलिए इसको डिफरेंट टेक्निक से करा जाता है, इसलिए इसका नाम पर्कुलेशन रख दिया। इसके अंदर 3 मेथड यूज करे जाते हैं। तो फर्स्ट है इनिबिशन। इनिबिशन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका हार्ड सब्सटेंस है, लाइक जिंजर हो गया, कार्डिमम हो गया,
इसको पहले मॉइस्ट करेंगे हम, ठीक है ना, पहले उसको गीला सा करेंगे ताकि हाइड्रेटेड फॉर्म में वो हो जाए। तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे, ताकि मॉइस्चर में पेनिट्रेट करना ईजी हो जाता है उनके सेल वॉल पे, तो पहले उसको मॉइस्ट करेंगे। एंड आफ्टर द मॉइस्ट करने के बाद हम लोग करेंगे फिर मैचुरेशन। यहाँ पे भी मैंने बताया मैचुरेशन क्या होता है, उसको गीला कर देना, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके रख देना, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 7 दिन बाद अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। जब मैचुरेशन हो जाता है फिर हम लोग पर्कुलेशन मतलब मेन मेथड में पहुंचते हैं, मतलब छेद से उसको गुजारते हैं। बीच में सैंड भी कहीं ना कहीं फील होता है, पर उसको ध्यान नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैचुरेशन जब हो जाता है ना आपका, मैचुरेशन होने के बाद पर्कुलेशन में जब वो छेद से नीचे गिरता है तो हमें एकदम एक्जैक्ट प्योर सब्सटेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिखा, जो आपको ईजी लगता हो वो आप याद कर सकते हो। ये मेथड नहीं बताने वाला क्योंकि अभी हम जो ये करने वाले हैं वहाँ पे ये मेथड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो डिटेल में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हो रहा है। तो पहले हमने ले लिया अपना ड्रग, बेलाडोना ले लो, ठीक है, जिंजर ले लो, कार्डेमम ले लो, जो ले लो आपकी मर्जी है। पाउडर फॉर्म में कर लिया। पाउडर फॉर्म में करने के बाद हम उसको बीकर में डालते हैं। बीकर में डालने के बाद अल्कोहल उसके अंदर डालते हैं ताकि अल्कोहलिक हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाए क्रूड ड्रग का, ठीक है। उसको मॉइस्ट करते हैं। देखो मॉइस्ट कराया यहाँ पे सबसे पहला स्टेप था ना इनिबिशन, मतलब कि पहले मॉइस्ट करा जाएगा। मॉइस्ट मतलब क्या, गोबर टाइप का होता है ना, उस तरह से उसको बना लिया जाएगा। सॉरी अगर किसी को अगर बुरा लगे, बट मैं एक आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है वो उस वक्त, ठीक है ना। मॉइस्ट फॉर्म में हो गया मतलब हल्का हाइड्रेटेड होगा, एकदम पानी की तरह नहीं कर लेंगे उसको, एकदम मॉइस्ट फॉर्म में होगा। मॉइस्ट फॉर्म में कम से कम 4 घंटे तक उसको आप छोड़ दोगे, लीड लगा के मतलब ऊपर कुछ ढक दोगे। ढकने के बाद आप देख सकते हो, डिपेंड करता है आपका, आप 4 दिन तक कर सकते हो इसको, 5 दिन तक कर सकते हो, या 1 घंटे में निकाल लिया, तो कम से कम 4 घंटे तो आप रखोगे मॉइस्ट करने के बाद। अब मॉइस्ट करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले अपना ड्रग सब्सटेंस को डाल दो नीचे, ठीक है ना। परफोरेटेड चैम्बर है ये, नीचे पहले ना छेद होता है तो परफोरेटेड डाल देते हैं, मतलब छलनी डाल देते हैं नीचे। उसके बाद अपना क्रूड ड्रग डालते हैं, ठीक है, मॉइस्ट क्रूड ड्रग जो 4 घंटे तक रखा था आपने। अब यहाँ पे क्रूड ड्रग डाल दिया, अब फिल्टर पेपर उसके ऊपर लगा दो। फिल्टर पेपर रखने के बाद आप सैंड डाल दो। सैंड डालने के बाद उसमें अल्कोहलिक सॉल्वेंट डाल दो, ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्वेंट डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे है ना धीरे धीरे करके पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा आपके नोजल में। नीचे नोजल होता है एक ड्रिप, मतलब कि टैप वाटर जैसा नोजल होता है, तो पानी धीरे धीरे करने स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है आपके अपरेटस में, आपने सही चीज उसको फिट करा है, जो चीज जहाँ होना चाहिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे पानी आने का मतलब क्या, आपने सब कुछ अच्छे से फिट कर रखा है। अब आपने फिट कर रखा है तो आप अपने नोजल को बंद कर दो। अब नोजल जब आप बंद कर दोगे तो पानी तो जब भी सॉल्वेंट नीचे नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, पानी नीचे गिरेगा। अब देखो पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब जमा होना स्टार्ट हो जाएगा आपका सॉल्वेंट प्लस जो इसके अंदर आपके क्रूड ड्रग से जो मेन पार्टिकल है ना उसके साथ मिक्स होकर नीचे आने लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अब कम से कम 5-6 घंटे रुको, 5-6 घंटे के बाद उसको एक भी कर लो और उसमें एक्सट्रैक्ट को सारा एक्सट्रैक्ट आउट कर लो, मतलब ड्रिप सिस्टम खोल दो, पानी गिरते रह जाएगा, मतलब कि आपका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था आपका परफोरेटेड मेथड। आई होप ये आपको इजी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप इसको केयरवेल पे देख सकते हो, इजी वे पे है, ठीक है। केयरवेल नहीं, सॉरी केयरवेल से तो कुछ भी नहीं उठा रखा है इस पे, ये वहाँ सॉल्यूशन फार्मेसी पे, ठीक है ना। अब डाइजेशन क्या होता है, सेम डाइजेशन मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं, पर ऐसा ड्रग होना चाहिए यहाँ पे जो हीट स्टेबल हो, थर्मोस्टेबल हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने लिया और उसके बाद आपने हीट लगाया नीचे से, और इसमें बस मेन चीज़ ये है, इसमें क्रूड ड्रग भी डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे, फिर डायरेक्ट हीट कर देंगे। जैसे कि पानी ये आपका एक चाय जैसा हो गया, ठीक है ना, चाय बना रहे हो आप, एक तरह से, ये एक तरह से, ठीक है। कैफीन एक्सट्रैक्ट भी लगभग इसी प्रोसेस से होता है, आप देख सकते हो। और ईजिली आपका डालने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं और अच्छे वे में समझाना चाहता, बिकॉज ऑफ नॉइज इतने सारे हैं ना, तो बस वीडियो में जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। बाकी नोट्स पूरे प्रॉपर है, अगर कोई बंदा अच्छे से करना चाहता है ये नोट्स डाउनलोड कर सकता है। फिर आता है आपका हॉट कॉन्टिन्यूस, जिसको दूसरा नाम है काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन, या फिर उसका तीसरा नाम है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, या फिर उसका चौथा नाम है सॉक्सलेशन, मतलब सॉक्सलेशन करवाना, ठीक है ना। अब इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ये आपने है ना 4th सेमेस्टर में कर रखा है आपने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट पे। 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर आपको याद है कि इवोपोरेशन मेथड था, उसके उसी वही टेक्निक है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेटेड, वो कर रखा है ना आपने इजी, तो बहुत ही ईजी वे से आप समझ जाओगे। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, द प्लांट एक्सट्रैक्शन इज कॉन्टिन्यूसली flushed with a fresh solvent, but the fresh solvent is formed in boiling. The solvent containing the extracted analyte means the process the same quantity of the solvent is made to circulate through the extract containing product by evaporation method and the condensation। मतलब सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन और इवोपोरेशन का मेथड का यूज करके एक ही चीज को घुमाते रहेंगे। घुमाने के बाद अच्छे से वही सॉल्वेंट बार बार सर्कुलेट होता जाएगा और ऐसा सर्कल पाथ में घूमता जाएगा। और यहाँ पे जो क्रूड ड्रग है उसमें से देखो यहाँ से पानी गया, ठीक है, नीचे आएगा, क्रूड ड्रग होगा, क्रूड ड्रग से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को लेता हुआ नीचे गिरेगा, फिर ऐसे ही भाग बनेगा, ऊपर आएगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को लेते हुए नीचे गिरेगा। तो बस यही था, और उसको हम लोग नीचे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सेम सिंपल सा प्रोसेस है। वर्किंग मेथड आपका है वो मैं इजिली करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, पर बहुत सारा टाइम है, पेपर बहुत दूर है, तो आप उसको अच्छे से डीप में करो। मैं तो अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है जब भी आप वर्किंग कल्चर में जाओगे, ठीक है। सबसे पहले एक रोल बना लो, सिलेंड्रिकल रोल होगा, उसमें क्रूड ड्रग को
फिल कर दो। अब पूरा फिल करने के बाद इसको डाल दो थिम्बल में। थिम्बल देखो ऐसा होता है, ये रहा थिम्बल। थिम्बल में फिट कर दिया। अब क्या करो, ग्रीसिंग करो, मतलब कि अपना अपरेटस तैयार करो, या अपने लैब में देख सकते, जब करोगे ना पता चल जाएगा ग्रीसिंग क्या कहते हैं। ग्रीस कर देना ताकि अच्छे से एक के ऊपर एक फिट हो जाए, ठीक है ना। फिट होने के बाद अब अपना सॉल्वेंट ऊपर से डालो। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, वाटर हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपने ऊपर से पानी भरा तो पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पानी अब यहाँ पे आ गया है। अब क्या करोगे, थिम्बल में तो पहले से हीट रख था, ठीक है। अब है ना नीचे से हीटिंग मेंटल में इसको रख दोगे, ये रहा हीटिंग मेंटल। तो हीटिंग मेंटल में आपने रख दिया। अब देखो हीट होगा तो वेपर ऊपर जाएगा। तो दो चीज जरूर याद रखना, थिम्बल और साइफन। इसको कैसे याद कर सकते हो, टिम्बल का वाईफाई होता है और साइफन एक वीपीएन का नाम है। अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो आपको पता होगा, ठीक है ना। साइफन वीपीएन का नाम है, इससे आप फिर इंटरनेट चला सकते हो। तो टिम्बल के वाईफाई से साइफन से कनेक्ट कर दो, इजीली चलने लग जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे से हीट करो। हीट करने के बाद सॉल्वेंट का वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। अब कंडेंसर ठंडा करता है। अब क्योंकि वेपर ठंडा होगा तो किसमें बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो पानी अब नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा और यहाँ पे ऑलरेडी क्या भरा हुआ था, यहाँ पे आपका क्रूड ड्रग भरा हुआ था। क्रूड ड्रग के साथ वो रिएक्ट करेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालेगा। अब बाहर निकालने के बाद जब ये एक लिमिट अमाउंट तक चला जाएगा तो वापस से साइफन आर्म के थ्रू नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे अब सॉल्वेंट प्लस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नीचे आ गया है। ऐसे यही प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसे ही सर्कल पाथ में घूमता जाएगा। यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, एक्सट्रैक्ट निकालेगा, फिर वापस से साइफन से नीचे चला जाएगा। यही चीज प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और आपका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सॉक्सलेट मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्शन। इसको जब आप डीप में पढ़ोगे तो आपको होप समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही चीज को आप 4 बार पढ़ोगे। ये चैप्टर ऐसा है, मुझे भी समझ आया था, पर मैंने यही चीज को बार बार पढ़ा, अलग अलग जगह से सोर्स से पढ़ा, क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। और लैब तो इतने घटिया है हमारे कॉलेज के, वो तो कुछ करवाते ही नहीं है पहली बात तो। एक तरह से देखा जाए तो घर से ही करता हूँ मैं, तो इमेजिनेशन बहुत ही खराब था कि कभी करा नहीं है। तो अलग अलग जगह से सोर्स से मैंने समझा, तब पता चला कि अच्छा ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, तो इसको हार्ड समझो ही मत। उसका नाम सॉक्सलेट होने से ये हार्ड नहीं हो जाता, कर हम वही चीज़ रहे जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ये था आपका सॉक्सलेट मेथड। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड में क्या यूज होता है, सिंपल सा टेक्निक है। पहला है प्रेशराइज लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, प्रेशराइज, ठीक है। अच्छा ये ऑन है, तो अब हम लोग करते हैं प्रेशराइज सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रेशर। देखो किसी भी, इससे पहले हम लोग एक बार 9th क्लास में वापस आ जाते हैं, ठीक है। 9th क्लास में एक चीज़ बताया गया था हमें, 3 स्टेट में होते हैं कोई भी चीज़, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, गैस से लिक्विड एंड सो ऑन, एक दूसरे के स्टेट में हम लोग जा सकते हैं। पर रेगुलेट 2 चीज़ होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। इन दोनों को खेल के हम लोग किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रेशर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। प्रेशर के साथ खेलेंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ भी खेल रहे हैं और हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर में करेंगे तो खराब होने के चांसेस ड्रग के बहुत होते हैं, इसलिए हमें टेम्परेचर भी कम रखना है, पर प्रेशर ज़्यादा रख देंगे तो जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर पॉइंट था वो भी सॉरी थर्मल पॉइंट था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट था, वेपर पॉइंट था, वो घट जाएगा, जिसकी वजह से इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये उन बंदों को समझ आएगा जिसने 9th अच्छे से पढ़ रखा है, और नहीं समझ में आ रखा तो पहले समझ के आओ कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, प्रेशर रेगुलेशन क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समझ के आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको समझना होता मेरे थ्रू तो आप समझ चुके होते। हो सकता है कि आपको मेरे थ्रू समझ में ना आ रहा हो, तो ये टॉपिक को आप कहीं और से समझ लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको और भी तरीके के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ASC। ASC का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फिर PSC मतलब कि प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या फिर HPSC हाई प्रेशर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या फिर फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, एंड प्रेशराइज फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। मेन समझो प्रेशराइज, ठीक है ना। और लिक्विड को निकाले तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन, PLE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर टेम्परेचर कम से कम 50 से 200 डिग्री सेल्सियस यूज होता है, साथ ही साथ जो प्रेशर है वो 500 से 3000 PSI में यूज होता है, ठीक है ना। और कम से इसको प्रोसेस का टाइम कितना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका तैयार हो जाता है, एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब किस प्रिंसिपल में यह काम करते हैं, ये भी आपको पेपर में लिखने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकल आते हैं अपने सेल से, ठीक है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है ना, क्योंकि प्रेशर जितना बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होते जाता है किसी भी चीज़ का। फिर आता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हाई टेम्परेचर, सॉरी। अब हाई टेम्परेचर से क्या फ़ायदा भाई से, तो देखो हाई टेम्परेचर करता है डिफ्यूज़न रेट बढ़ा देता है, ठीक है। डिफ्यूज़न रेट मतलब बाहर निकलने की क्षमता, ठीक है। या सॉल्वेंट अंदर जाके डिफ्यूज़ कर सकता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, इसकी क्षमता बढ़ा देता है। हाई सॉल्युबिलिटी कर देता है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के अंदर जो हमें निकालने की जरूरत है एक क्रूड ड्रग से, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा और सॉल्वेंट के साथ वो इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इजीली डिस्टर्ब द स्ट्रॉन्गेट मैट्रिक्स, मतलब कि जो क्रूड ड्रग का मैट्रिक्स होता है, ये रहा सेल, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, आउटर लेयर को, क्योंकि ये सेलुलोज से बना होता है, बहुत हार्ड होता है, इसको पेनिट्रेट करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है सॉल्वेंट की, मतलब बहुत पतला हो जाता है, और जो चीज़ विस्कस नहीं है इजीली ट्रैवल कर सकता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। सेल का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट इजीली किसी भी मैट्रिक्स के अंदर घुस सकता है, ठीक है, और वहाँ से मिक्स हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, उसको बाहर निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद वो ईजिली अंदर घुस सकता है किसी भी सेल के मैट्रिक्स में, ठीक है ना, जो भी सेलुलर मैट्रिक्स था। अब प्रेशर क्या काम करता है यहाँ पे, प्रेशर भाई ये काम करता है, जो सॉल्वेंट है इन द लिक्विड स्टेट एट हाई टेम्परेचर
above is melting point during the whole extraction process. सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट में ही रखने का काम करता है, एट द हाई टेम्परेचर में भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, तो प्रेशर को हम ऐसे रेगुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है। ये रहा मेन चैम्बर जिसमें आपके क्रूड ड्रग भरे पड़े, ठीक है, एक्सट्रैक्शन सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे अवन है क्योंकि यहाँ पे हीट रेगुलेशन हो रहा है, यहाँ से हीट आएगा। अब प्रेशर यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है, प्रेशर यहाँ से सॉरी प्रेशर भी यहीं पे कंट्रोल होता है, ठीक है, यहीं ना कहीं प्रेशर कंट्रोल होता है। यहाँ पे वॉल्व दे रखा है, पंप दे रखा है, ठीक है। अब ये रहा है सॉल्वेंट आपका। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट पंप के थ्रू आएगा, क्योंकि पंप भी चाहिए ना किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। मोटर का पंप हो गया, मोटर में भी पंप होता है ना, ऐसे ही इनका भी पंप होता है। पंप यहाँ से आएगा, ये नल है आपका, ऑन ऑफ कर सकते हो इसको, वॉल्व के नाम से जानते हैं, ऑन कर दिया आपने इसको। अब सॉल्वेंट यहाँ आएगा, नीचे आ गया, और ये इसके साथ मिक्स होगा, ठीक है। मिक्स होने के बाद हाई हीट हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर हाई, जो भी कंट्रोल करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे मिलने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार हो गया। यहाँ से आप नल को ओपन कर दो, स्टैटिक वॉल्व है ये, और स्टैटिक वॉल्व नीचे आ जाएगा आपके कलेक्शन वाइल में, ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन सिलेंडर, इसके लिए अलग से नल लगा रखा है। नाइट्रोजन सिलेंडर इसको पर्ज का काम करता है। पर्ज मतलब होता है शुद्धिकरण करना, ठीक है, इसलिए ये पर्ज का काम करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, नाइट्रोजन को अंदर डालो, सब कुछ पर्ज कर देगा, साफ कर देगा, ठीक है। ये रहा इसका प्रोसेस। क्लीन करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है, बिक्सिन और एलेना इन हाई यील्ड 68% की प्योरिटी में हम इसको निकाल पाते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट का यूज़ करके, सॉल्वेंट यहाँ पे लिख रखा है, एसीटोन हो गया, साइक्लोहेक्सिन हो गया, 6:4 के फॉर्म पे इसको यूज़ करते हैं। फ्लेविनॉइड या फिनोल्स कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 94% की प्योरिटी के साथ किसी भी फ्लावर से या फ्रूट से, ठीक है। कंट्रोल इवोल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को। पेस्टिसाइड्स हम लोग किसी वेजिटेबल या फ्रूट से अलग कर सकते हैं, आटे से अलग कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स को इस प्रोसेस से। काउमेरिन अल्कलॉइड से अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। सिनेमन एल्डिहाइड, सिनेमनिक केशिया से भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रिपरेशन के तौर पे इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। दो तरह के ये होते हैं, मतलब दो तरह के वॉल्व होते हैं, स्टैटिक मोड और डायनेमिक मोड। स्टैटिक यहाँ पे नाम सुन रखा है, जो यहाँ पे वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो फिक्स अमाउंट में ही रहेगा, मतलब एक बार आपने डाल दिया तो वही चीज़ बार बार यूज़ होगा, और जब तक कि एक बार साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये यूज़ होगा। एक बार साइकिल कंप्लीट हुआ, सारे सॉल्वेंट यूज़ हुए, आपका प्रोसेस खत्म। पर डायनेमिक में क्या होता है, हम लोग सॉल्वेंट देते ही जाते हैं, ठीक है। एक तरह से आपका कुआं हो गया, यहाँ से सॉल्वेंट लेता जाएगा, और फ्रेश सॉल्वेंट इसमें यूज़ होगा। हर बार नया सॉल्वेंट यूज़ होगा, और नया सॉल्वेंट की वजह से आपका जो ड्रग कंपोनेंट होगा उसको तैयार करा जाएगा, ठीक है ना, क्रूड ड्रग के सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके। तो नाम अलग है, बस काम एक ही है। एडवांटेज इसका क्या है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, सॉल्वेंट बहुत कम लगता है, इसकी वजह से कॉस्ट बहुत कम हो जाता है सॉल्वेंट का, हायर यील्ड मिलता है हमें, ठीक है ना, बाकियों के मुकाबले। परफॉर्म खुद ही काम कर लेता है ये ज़्यादा से ज़्यादातर, और फास्टर वे में होता है, कम टाइम लगता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना, मतलब कि रिप्रोड्यूस हम लोग ज़्यादा मात्रा पे कर सकते हैं, एक ही जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन भी बहुत इसका अच्छा होता है, कॉन्टामिनेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और भी आइसोलेट कर सकते हैं, बहुत छोटे से छोटे अमाउंट की क्वांटिटी है किसी चीज़ में, उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसको करने के लिए हमें गैजेट खरीदने पड़ेंगे, एक्सपेंसिव लैब बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, चलाने से पहले हर चीज़ को रिवोल्यूट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये थर्मोलेवाइल सब्सटेंस ले लिया। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मेथड। इसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के साथ खेलते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जिससे वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद। एक क्रिटिकल के पॉइंट के बाद वो लिक्विड से सॉल्ट गैस बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। आप देखो क्रिटिकल पॉइंट आपको बताइए, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ जाएगा, तो शॉर्ट में बता सकता हूँ ये क्या है क्रिटिकल सुपर पॉइंट। तो पहले ये ग्राफ देखो, पहले एस बना लो, एस के बाद ये देखने में ऐसा होना चाहिए पर ये असलियत में ऐसा होता है। तो आपको ये ग्राफ देखने में समझ में आ गया ये क्यों बना, पहले ऐसा होना चाहिए पर ऐसा बनता है, एक साइंटिस्ट ने बताया था, सेमेस्टर 4 में आपने पढ़ा था, पता होगा आपको ये, ठीक है। तो ये टेम्परेचर यहाँ दे रहे हैं, प्रेशर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में, ये रहा, ये पूरा ये जो ग्राफ का एरिया है वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। ये क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर को हटा दो, इमेजिन करो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड फेज। ये हो गया लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में पहले लिक्विड होगा पर उसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंप्रेस लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गया आपका नीचे वाले जितने भी एरिया हैं ये सारे हैं वेपर और गैसियस फेज, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट देखो, कंसीडर करो ये तीनों जगह पे भी है, यहाँ पे सॉलिड भी है, यहाँ पे लिक्विड भी है, यहाँ पे चल जा भाई, यहाँ पे गैस भी है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इस वाले पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्यों कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसके बाद अगर हल्का सा भी टेम्परेचर और प्रेशर उसको मिला, वो ना ही लिक्विड रहेगा ना ही गैस रहेगा, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वे था। और जब वो कोई भी सब्सटेंस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होता है उसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब ये एक पावर आ जाता है इसके पास गैस की पावर भी होती है और लिक्विड की पावर होती है, क्योंकि हम लोग उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है,
ठीक है, इसलिए हम उसको फ्लूइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, उसके पास दोनों की पावर होती है, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा है। ठीक है, ज़्यादातर हम उसको यहीं पे यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो नॉन पोलर टाइप का होता है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अब उसमें इतना टेम्परेचर डालो 31.3 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक इससे ज़्यादा कितना भी ले लो आपकी मर्जी है, लाइक 31.5 डिग्री ले लो, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस ले लो। उस पर इतना प्रेशर डालो, यानी कि 73 डिग्री सेल्सियस डालो। ठीक है, सॉरी 73 एटॉमिक बार डालो। जैसे ही इतना क्राइटेरिया आपने पूरा करा, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के पास दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी पढ़ते हैं। गैस की तरह विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है ताकि वो सॉलिड के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाए। और लिक्विड की ताकत में लिक्विड लाइक क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगी, मतलब वो अच्छे से डिजोल्व हो पाएगा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, जो कि आपके क्रूड ड्रग के अंदर है, सेल वॉल के अंदर है। ठीक है, अब क्योंकि वो गर्म भी है तो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा मैट्रिक्स को। डेंसिटी उसकी लिक्विड के आसपास होती है तो इतना भारी भी नहीं होगा वो। ठीक है, अब देखो जो CO2 का क्रिटिकल फ्लूइड है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, तो मतलब हमें ऐसा ड्रग लेना पड़ेगा, मतलब जो उसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमें चाहिए वो नॉन पोलर टाइप के हो, ताकि इजीली डिजोल्व हो जाए और हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर पाए। बाई चांस नहीं है, ठीक है, पोलर टाइप का है, तो उसकी सोल्युबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं उसमें इथेनॉल या फिर मिथेनॉल यूज़ करके। ठीक है, वर्किंग जानते हैं कि वर्क कैसे करता है। ये रहा CO2 गैस। ठीक है, हम उसको प्रेशर यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर रेगुलेट होगा, मतलब मेंटेन करा जाएगा कितना उसको टेम्परेचर देना है, कितना प्रेशर देना है। अब यहाँ पे वो बन के निकलेगा SCCO2, मतलब कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। वो सैंपल के साथ मिक्स होगा, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालेगा। फिर क्या करेगा वो, तो यहाँ पे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर जाने देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है आपका मेन चीज़। जब वो ऊपर जा रहा होगा तो हीट धीरे धीरे करके वो ठंडा होता जा रहा होगा, कॉमन सेंस। और यहाँ पे हम लोग एक चैम्बर बना देते हैं, वॉल बनाते हैं, जहाँ पे रिड्यूस कर देता है वो प्रेशर को। तो क्योंकि प्रेशर भी रिड्यूस कर दिया और साथ साथ वो धीरे धीरे करके ठंडा भी हो रहा था, जिसके वजह से वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से वापस से नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। और इसी चीज़ को हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, सॉल्वेंट को हमें बार बार नया नहीं लेना पड़ेगा, तो ये इसकी कुछ एडवांटेज हो गई। और हमें फ्री में अपना फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का सॉल्वेंट तैयार देखने को मिल रहा है, मतलब मिसेल्स तैयार देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, सिलेक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करके हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट की चीज़ें निकाल सकते हैं। सपोज करो किसी को हाई टेम्परेचर वाले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइक बन तो ये सुपर क्रिटिकल 73 में ही जा रहा है, पर ऐसे कंपाउंड है जिसको हीट चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस दे देंगे। सपोज करो एक वोलेटाइल को चाहिए होता है 100 बार का प्रेशर, तो हम लोग 100 बार दे देंगे, तब भी तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ही रहेगा। लिपिड को चाहिए लाइक 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस दे दिया, प्रेशर बढ़ा दिया हमने ज़्यादा। तो सिलेक्टिविटी है, मतलब अपने हाथ में जैसे भी हम लोग कर सकते हैं अलग अलग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने के लिए। फिर इसकी विस्कोसिटी कम होती है और डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, मास ट्रांसफर कर सकता है सॉल्यूट को पोरस प्लांट मटेरियल से, मतलब ये फास्ट प्रोसेस है। लो टेम्परेचर में भी इसको करा जा सकता है। सरफेस टेंशन को कम से कम करा जा सकता है, नेग्लिजिबल कर सकते हैं तो करा जा सकता है। विस्कोसिटी को कंट्रोल करा जा सकता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, ताकि ये मैट्रिक्स के अंदर अच्छे से जा पाए और परसेंटेज यील्ड हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, इसको हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी या मास क्रोमेटोग्राफी या फिर NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडियो ऐसा कुछ था, उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन तो क्वांटिटी नापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तुरंत वो भी। ठीक है, अलग अलग स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसको एनालिटिकल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकें, कुछ प्रिपेयर कर सकें, इंडस्ट्रियल वे में भी यूज़ कर सकें। एडवांटेज इसके क्या, इसके बहुत सारे एडवांटेज। अब आपके हाथ में टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलेट करना अलग अलग सब्सटेंस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ईजिली हमें मिल जाता है कहीं पर भी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हमारा कंपाउंड है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इससे वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड में ज़्यादा देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होगा, आपका वेस्ट बहुत कम तैयार होता है। ठीक है, सॉल्वेंट क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट चॉइस है हमारा इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस कंपाउंड, इट इज़ ऑर्डरलेस, क्योंकि ऑर्डरलेस नहीं है तो फ्रेगनेंस या फ्लेवरिंग चीज़ को तैयार करने के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसाइकलेबल गैस है, कोस्ट इफेक्टिव है, कलरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब आग जल्दी नहीं लग सकता है, सेफ है, हाई प्योर है ये, और नॉन पोलर के लिए काफ़ी अच्छा है, पर हम इसकी पोलरिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर उसमें इथेनॉल मिथेनॉल मिक्स कर दे तो। ठीक है, ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ, जैसे कि पोलरिटी बहुत कम है नॉन पोलर का, इसलिए पोलर नेचर की चीज़ों को अच्छे से निकाल नहीं पाता है।
पर हम लोग उसको मिक्स करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मिथेनॉल इथेनॉल को डाल के हम लोग थोड़ा थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर तो चाहिए ना, तो यहाँ पर पैसे खर्च होते हैं आपके, ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट है, ख़राब हो गया तो उसको ठीक करवाने का कॉस्ट है, जो इक्विपमेंट आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है ना। और कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन से देखें तो ये सब देखा जाएगा। तो एप्लीकेशन का है, देखो वर्सेटाइल, इसके बहुत सारे एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ करा जाता है ताकि हमें सॉल्वेंट फ्री एक्सट्रैक्ट मिले, मतलब उसमें हल्का सा भी इम्प्योरिटी ना हो सॉल्वेंट का। वेजिटेबल ऑयल्स के लिए इसको अच्छे से यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, फूड एनालिसिस की तरह यूज़ करा जाता है, और कमर्शियल स्केल पे लाइक कॉफ़ी, एड टी, ठीक है ना, रिफाइनिंग कुकिंग ऑयल, रिफाइनिंग फ्लेवर फ्रॉम द स्पाइसेस। मैनी एसेंशियल ऑयल कमर्शियली एक्सेप्टेड बाय दिस टेक्नोलॉजी, जैसे कि नटमैग ऑयल हो गया, रोजमेली ऑयल हो गया, सिनेमन बार्क ऑयल हो गया, थायमिन ऑयल हो गया। और नीचे भी दे रखा है, जैसे कि मान लो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इससे एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पेपर ऑयल पीपर नाइग्रम से मिल जाते हैं हमें, टैक्सोल टैक्सस बेरीफोलिया से यूज मिल जाता है हमें, कैफीन अरेबिका से मिल जाता है, करक्यूमिन लॉन्गा से मिल जाता है, ओपियम ऑल्काइड पेपावर सोमनिफेरम से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ सुपर क्रिटिकल, और हमारा लास्ट बच गया है साइड। नाउ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन। माइक्रोवेव क्या कर देता है, हीट करता है, मतलब थर्मल पावर बढ़ाता है, और थर्मल पावर बढ़ने की वजह से जो आपके क्रूड रॉकल के सेल्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जिसमें के अंदर से खुद फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाहर आने लग जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ नॉर्मल सा, और उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। डिटेल में करने से पहले आप समझ लो कि माइक्रोवेव दिखता कैसा है, ठीक है। माइक्रोवेव दिखता है, सबसे पहले होता है मैग्नेट्रॉन जो माइक्रोवेव बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव बन गया, सपोज करो कि एक रैली है, रैली में होता है, रैली में ब्लीड जरूरी होती है, तो मैग्नेट्रॉन ने ब्लीड बना लिया, मतलब कि मैग्नेटिक वेव बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे होता है वेव गाइड, मतलब कि जो रैली में सबसे आगे वाला बंदा होता है ना, वो गाइड करता है ना पूरे रैली को कि कहाँ पे चलना है, किस रोड पे चलना है। तो ये ऐसे ही काम करता है वेव गाइड, कि ये जो वेव बन गया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेव बन गया है उसको कहाँ पे जाना है, तो ये वेव को आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है। वेव गाइड बन गया, आगे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे लगा होता है सर्कुलेटर, सर्कुलेटर का काम करता है, वो उसको दिशा दिखाता है कि भाई तुम्हें जाना कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे पुलिस हो गए, तो पुलिस कंट्रोल करती है ना पूरी भीड़ को कि ये लोग एक ही जगह पे रहे, कहीं पे भीड़ भाड़ फैल ना जाए, एक ही लाइन पे रहे ये लोग, ठीक है। तो लाइन से ये तो हो गया कि वेव दिशा दिखाता है, दिशा आगे वाला दिखाता है, पर वेव को जो कंट्रोल कर रहा है, पूरी लाइन को लाइन बना के रख रहा है, वो सर्कुलेटर कर रहा है। तो सर्कुलेटर फिक्स करता है कि पूरे सराउंडिंग में तुम्हें फैलना है, तो और इसी पर्टिकुलर रीजन पे फैलना है, तो सर्कुलेटर ये काम करता है। अब सर्कुलेटर फैला दिया, अब यहाँ पे एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर का बस इतना काम होता है कि उसके ऊपर रखा जाता है आपके क्रूड पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद, ठीक है। सॉल्वेंट में मिक्स है आपका क्रूड पार्टिकल, अब ये यहाँ पे जाएगा। अब माइक्रोवेव ऐसे वेव होते हैं जो एपरेटस को कुछ नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट हीट पहुंचाएंगे आपके लिक्विड या क्रूड ड्रग में। अब हीट डायरेक्ट अंदर पहुंचेगा, जिसके वजह से सेल वॉल था वो रप्चर होगा और अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल। अब इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव का जो लेंथ होता है, उससे पहले आप यहाँ देखो, सबसे पहले आता है गामा रेज, फिर इंफ्रारेड रेज, ठीक है, या एक्स रेज भी कह लो आप, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, फिर आता है विजिबल रेज जो हमें दिखता है, वो होता है 400 से लेके 700 तक, ठीक है, 400 से लेके 700 तक गीगाहर्ट्ज होता है। फिर आता है आपका माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, फिर आता है रेडियो वेव, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ये सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं गामा रेज, ये याद रख लेना। तो इसका जो पॉइंट है वो है 300 से लेके 300। अब यहाँ पे मेगा हर्ट्ज है और यहाँ पे गीगा हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अमाउंट ये होती है। ये एक नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब इसके जो रेडिएशन है वो नॉन आयनाइजिंग है, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग है। उसके बाद जब ये सैंपल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सैंपल के मैट्रिक्स को रप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखो ऐसा दिखता है ये, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है, एबिलिटी टू तुरंत हीट हो जाता है और हमारा सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर तैयार हो जाता है, और इसकी परसेंटेज यील्ड भी ज़्यादा होती है और ईजिली और जल्दी एक्सट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या है, हाई टेम्परेचर में हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोवेव वेव्स का यूज़ करके हाई टेम्परेचर तुरंत अचीव कर लेते हैं, और अंदर जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट मटेरियल है, ठीक है, मतलब अंदर कोई भी आपका मॉइस्चर होगा, सिंपल सी बात है, साइटोसॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब मॉइस्चर होते हैं, उस जिसके वजह से क्या होगा, पहली बात तो ये जो वॉल है वो पतले होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, पर अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर खुद बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाता है छोटा छोटा, और इसी पोर से अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच डिग्रेड द सेल वॉल एंड क्रिएट प्रेशर इनसाइड द सेल बिकॉज ऑफ द सॉइल, सेल हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से सेल रप्चर हो जाता है और वहाँ पे हमें फैसिलेट एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल से बाहर आने लग जाते हैं और सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बना कह सकते हो, माइक्रोवेव आपने कभी देखा हो तो ईजी है। यहाँ पे ये पूरा अवन कहलाता है,
अवन, ठीक है, ये ओपन है क्योंकि यहाँ पे छेद है ना, इसलिए इसको ओपन कहते हैं। और एक क्लोज माइक्रोवेव होता है जिसमें छेद नहीं होता, मतलब कंडेंसर फिट नहीं होता है। कंडेंसर आपको बनाना आता है, आप बना सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा होता है कि कितना टेम्परेचर है, रिकॉर्ड हो रहा होता है। यहाँ पे पावर और टाइमिंग का कंट्रोलर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया जाता है कि कितना टेम्परेचर है। और ये जो आपने भर रखा है वो मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड द सॉल्वेंट है, और इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्लास्क। सिंपल सी बात है, आप बना सकते हो, आपने देख रखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोवेव कैसा होता है असलियत में। माइक्रोवेव जो वेव्स होते हैं उसके वो देखने में कैसा होते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, जो रेंज होती है इसकी होती है 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। एज कम्पेयर टू द रेडियो वेव, रेडियो वेव की कंपेरिजन में इनका जो वेव लेंथ होता है बहुत कम होता है। इसका जो वेव लेंथ है ये कुछ 1 to 2 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। पर पर जो रेडियो वेव है वो मीटर्स में होते हैं, क्योंकि रेडियो टावर में ही लगते हैं ना, और मीटर तक इनके वेव लेंथ हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे छोटे होते हैं, इतना याद रखो। और ये ऑक्सीलेशन करते रहते हैं, पर 2 पोजीशंस में। पहला ऑक्सीलेशन होता है उनका मैग्नेटिक फील्ड पे, और दूसरा ऑक्सीलेशन होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। सपोज करिए रेड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे प्रोपगेट करेगा, ठीक है। अब फिर ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेवलेंथ। कितने एक बार ये ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, इसको वेवलेंथ कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसको देखोगे तो आप ये सर्कल बन जाएगा, जब इसको यहाँ पे फिट करोगे ना तो ये पूरा सर्कल बनेगा, इसलिए इसको वेवलेंथ कहा जाता है। अब किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं डायरेक्शन प्रोपगेशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसको बनाते कैसे, ये पूरा माइक्रोवेव हो गया। बाकी आपने एपरेटस, जब आपने क्या कहते हैं इसको, अल्कलाइटिंग एजेंट वाला आपने कभी प्रोसीजर करा हो लैब में तो आपको पता होगा। ये कंडेंसर होता है, ठीक है, ऊपर फिल करा जाता है। इस पूरी को हम लोग कहते हैं सेपरेटर कह लो, ठीक है, सेपरेटिंग फनल कह लो, आपकी मर्जी है। सेपरेटिंग फनल नहीं, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, क्लैम्प कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसेंशियल ऑयल फिक्स्ड है, यहाँ पे भरा पड़ा है। ये सैंपल भरा पड़ा है आपका, और क्लैंप स्टैंड है, यहाँ क्लैंप, क्योंकि यहाँ पे कुछ पकड़ सकते हैं, होल्ड करने की चीज़ होती है, इसके थ्रू ये होल्ड होता है पूरा, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आप। फिर अब देखेंगे कि क्या फैक्टर होते हैं जिससे कि ये मतलब ख़राब भी हो सकते हैं, और इसी का यूज़ करके हम अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट लिया उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, माइक्रोवेव की पावर क्या है, टेम्परेचर आप कितना बना रहे हो, ये सब कंट्रोल करने के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट में 4 चीज़ होते हैं जो कि मैंने बता दिया है। मैग्नेट्रॉन जो एक रैली है, मतलब कि वेव बनाता है, वेव गाइड, वेव को दिशा दिखाता है कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर्कुलेटर क्या करता है, जो आगे वो बढ़ रहा है उसको अच्छे से फैलने में मदद करता है पूरे सराउंडिंग में, एकदम चारों ओर। और एप्लीकेटर में वहाँ पे हम लोग रखते हैं। ये सिंपल सा था। ये 2 तरह के होते हैं माइक्रोवेव, मतलब जो भी हम कर रहे हैं एमईई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, ये ओपन सिस्टम मतलब ऊपर से ओपन है, क्योंकि ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे हम कंडेंसर को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, वेव बहुत सारे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जा रहे हैं, पर क्योंकि ये लोग मिक्स हो गए सॉल्वेंट के साथ और कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार कर दिया, अब वेव एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा और एकदम सीधे चला जाएगा आगे। फिर आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ एकदम कवर होता है और अंदर ही पूरी प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो असली में दिखता कैसा है, तो कुछ डायग्राम के थ्रू बताने की ट्राई कर रखा है। ये देखो कैसा दिखता है, बहुत ईजी है। माइक्रोवेव में 2 तरह की चीज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट, आयनिक कंडक्शन हो रहा होता है और डाइपोल रोटेशन हो रहा होता है। तो पहले हम लोग आयनिक कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक कंडक्शन में क्या होगा, मतलब कि आयंस ट्रैवल करवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आयनिक कंडक्शन तैयार हो जाएगा। अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ऐसा था, ऐसा था और ऐसा हो गया, ठीक है। आयनिक कंडक्शन तैयार हो जाएगा जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, डाइपोल रोटेशन। ये है ना, ऑक्सीलेट होते रहते हैं, मतलब कि पहले ये ऐसे होंगे, पर जब वेव्स आएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, फिर नीचे जाएगा वेव्स तो वापस ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे आएगा तो ये वापस ऐसे हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होता है। इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल रोटेशन। तो इलेक्ट्रिकल वेव, मैग्नेटिकल वेव यहाँ से आता है और इलेक्ट्रिकल वेव यहाँ से आता है। मैंने बोला था नहीं, प्रोपोगेशन जब यहाँ पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड और क्या कहते हैं इसको बताता हूँ, ये रहा, कहाँ क्या ये, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहीं से जनरेट होता है, ठीक है ना। दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट हो रहा था आपका, ये रहा। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है रेड वाला, वो जनरेट हो रहा था इससे, आयनिक कंडक्शन से, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो डाइपोल रोटेशन से। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये ऑक्सीलेट होते रहते हैं, मतलब अरेंज अनऑर्गेनाइज होते हैं, फिर उसके बाद जब ये होता है ट्रैवल होता है तो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऐसे ये चलता रहता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल वे में बताता हूँ कि जब ना इसमें बात हो रही होती है ना कि जंप करते हैं एटम जो है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, वो जंप करते हैं लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, जिसकी वजह से है ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होता रहता है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, हीट रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें हीट एनर्जी देखने को मिलता है, मतलब कि थर्मल एनर्जी देखने को मिलता है। इसके एडवांटेज क्या है, कम टाइम लेता है, जल्दी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है, और सॉल्वेंट बहुत कम मात्रा में लगता है इसमें, ठीक है, और ईल्ड बहुत अच्छी मिलती है,
बहुत ही हाई एफिशिएंसी मिलती है, मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इसमें, क्योंकि थर्मल है तो डिग्रेड अवॉइड हो जाता है ऑक्सीडेशन होना या फिर थर्मल डिग्रेडेशन होना, ठीक है। और ये ज़्यादातर थर्मल वाइल के लिए भी अच्छा होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हीट में जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए भी ये बेटर प्रोसेस है, क्योंकि जल्दी से यहाँ पे हीट हो रहा है ना कि धीरे धीरे करके। और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, प्रिसाइज रिजल्ट देता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है, मतलब कि हमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, हाथ से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद रेगुलेट कर लेता है हर चीज़, ठीक है। एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग में जाता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बहुत कम मात्रा में अकर इन सेलेक्टिव एंड टारगेट मैनर पे यूज़ होता है, ठीक है ना। हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू विच आर प्रेजेंट इन द माइन्यूट ट्रेसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जो भी हैवी मेटल या पेस्टिसाइड बहुत कम मात्रा में, वो भी हम यहाँ इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। इसको फिक्स करना थोड़ा सा झंझट, टेक्नीशियन की जरूरत हो सकती है आपको, कॉस्ट प्रोसेस इसके वजह से इसका बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द SFE। एडिशनल फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है इस चीज़ को करने से पहले, ताकि हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स के इम्प्योरिटीज़ को हटा सके। द इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव इज लेस टारगेट कंपाउंड और द सॉल्वेंट आर नॉन पोलर एंड व्हेन दे आर वोलेटाइल। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर नेचर का या फिर वोलेटाइल नेचर का है तो उसको यूज़ करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्यों? नॉन पोलर का है मतलब पोलर चीज़ें उसमें जनरेट नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वोलेटाइल मतलब क्या? अब क्योंकि भाई हीट बना रहा है, अल्टीमेटली हीट बनेगा तो वेपर बन जाएंगे तुरंत, तो सॉल्वेंट का कहाँ यूज़ हो पाया, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, तो इसकी वजह से भी इसको डिसएडवांटेज में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन भी आप बना के लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल को यूज़ ही नहीं कर रहे तो लिपिड वगैरह का तो मत लिखना, लाइक कोई भी जिंजर का लिख लेना हो गया, टोल बैलम तो और हो गया आपका, कोई भी ड्रग्स बनाने में यूज़ होता है, केमिकल लैब्स इन सब यूज़ होता है, खुद बना के आप लिख सकते हो। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज़ होगा, ठीक है। मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी में साउंड भी दिया जाएगा हम, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम जाते हैं सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे नाम है, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हो। आप देखो, हम अपने कानों में 0 to 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अगर 0 से कम सुनाई दिया तो हमें वो चीज़ सुनाई नहीं देगा, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा भी अगर वेव्स आई ना तो भी वो चीज़ हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो कभी देखा होगा आपने कि साउंड वेव से मच्छरों को मारते हैं तो वो बहुत कम वेव लेंथ होता है जिसको हमें सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो हम लोग इसी ऑडिबल साउंड होता है हमारा 16 से 20 किलो हर्ट्ज, इसी के रेंज में हम सुन सकते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। अगर इससे कम हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड, अगर 20 से ज़्यादा हो जाता है हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड को डिपेंड करता है जो इसमें यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन में, वो कितना साउंड होना चाहिए। तो साउंड की क्वांटिटी होती है 20 किलो हर्ट्ज से 10 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। साउंड वेव्स जो है, हम लोग साउंड वेव्स जब डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो साउंड वेव क्रिएट करता है एक बबल, ठीक है। और जब ये बबल एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो बर्स्ट करता है, फूटता है। जब वो फूटता है तो कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट होता है, और प्रेशर भी 5000 PSI के अराउंड जनरेट होता है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, हम करेंगे तो बता दूंगा। तो इतना हीट और इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है तो सेल वॉल का क्या होगा, वो तो फट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में वेव्स को सोनिकेटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसकी वजह से कैविटेशन मतलब कि एक बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो फटता है तो वहाँ से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है सेल में, सेल वॉल पतला हो जाता है, सेल रप्चर हो जाता है, परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है क्योंकि वो रप्चर हो चुका है, और सॉल्वेंट अंदर जाता है और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मिक्स होकर वो बाहर आता है। तो अब आपका सॉल्वेंट में मिक्सचर तैयार हो गया है, आपका मतलब कि मिसल्स तैयार हो गया है। अब ये जब देखते हैं तो कैसा है, दो तरह के होते हैं ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, इनडायरेक्ट में हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में डालते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका क्रूड ड्रग, उसको अलग बीकर में रखा गया है और उस बीकर को अलग बीकर में रखा गया है, ठीक है। जिसमें पानी फील्ड है, पानी कह लो या फिर ऐसा कोई लिक्विड दे लो जो जो वेव प्रोड्यूस करता है, फिर उसमें डाला गया है आपका सोनिकेटर या सोनर रॉड, ठीक है, उसमें डाला गया है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। अब हो क्या रहा होता है इसमें, ठीक है। तो प्रोसेस दो तरीके से होता है ये। पहला प्रोसेस होता है ट्रांजिसेंट कैविटेशन और स्टेबल कैविटेशन। इसका मतलब क्या है, इससे समझ पहले यहाँ आओ। देखो वेवलेंथ ऐसा होगा, ठीक है ना, साउंड वेव का। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं रियल फ्रैक्शन या रिलैक्शन, जो भी कह लो आप। कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन। जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो बबल छोटे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बबल बड़े हो जाएंगे, या उल्टा कह रहा हूँ मैं। जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो बबल बड़े होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बबल छोटे हो जाएंगे। जब नीचे जाएगा तो बबल बड़े, ठीक है, ऊपर जाएगा तो बबल छोटे, नीचे जाएगा तो बबल बड़े। पर ग्रेजुअली जब देखोगे आप तो इसकी जो बबल बनने की क्षमता है वो बढ़ते जा रही है, ठीक है। अब जो होगा तो और बड़ा बबल बनाएगा। ये देखो यहाँ पे एंड पॉइंट में आने के बाद ये बड़ा बबल बनाया है। ऐसे ही नीचे देखो, ये वाला था ट्रांजिसेंट कैविटेशन और ये वाला था स्टेबल कैविटेशन।
ठीक है, इतना पता चल गया आपको। ये छोटे छोटे मतलब बड़ा बबल बनता जाता है और लास्ट में बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा हीट और बहुत सारा प्रेशर रिलीज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 5000 हीट और कम से कम 50 MPa, मतलब कि 5000 के अराउंड है ये। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है। स्टेबल में देखो ये बबल बर्स्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग टाइम में जाके बर्स्ट हो सकता भी है, पर ये बहुत टाइम लेगा बर्स्ट होने में। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो वेव लेंथ बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से बर्स्ट होने में बहुत टाइम लेगा। पर ये देखो ट्रांसिसेंट, मतलब कि जल्दी से वेवलेंथ जब क्रिएट होगा तुरंत बर्स्ट हो जाएगा। तो सिंपल वे में आप ऐसे कर सकते हो, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं बबल्स, और एक साइकिल कंप्लीट होते ही साथ, कई बार तो ऐसा होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ और ये फट गए। ठीक है, और उसके बाद एंड पॉइंट तुरंत आ जाता है इसका। एंड पॉइंट मतलब तुरंत ये जाके बहुत ही वायलेंटली वे में कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। स्टेबल कैविटेशन में क्या होता है आपका, कम से कम 1000 बबल बनेंगे एक लिक्विड में। ठीक है ना, बहुत सारे भी बन सकते हैं। वही बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये फट नहीं रहे, स्टेबल की वजह से फट नहीं रहे। और एक्सपैंड फर्दर अनस्टेबल साइज एंड अंडरगो वायलेंट कोलैप्स टू जनरेट अ थर्मल अबाउट, पर ये जो फटते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये भी बात है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी था। अब देखो फॉर एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द कैविटेशन बबल किन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं हमारे किस तरह का अल्ट्रासाउंड है उस पर डिपेंड होता है। सॉल्वेंट कैसा है आपका एग्जांपल है, वेपर प्रेशर गवर्न इंटेंसिटी ऑफ द कलर, किस इंटेंसिटी में आपकी जो प्रेशर थी जो रिलीज हुई है। सरफेस टेंशन कैसा जनरेट हुआ है वहाँ पे, विस्कोसिटी क्या रही होगी कैविटेशन की। एम्बिएंट कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर, ये सब तो मिसलिनियस हो गए। दो तरह के होते हैं मैंने बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने बता दिया डायरेक्ट में डायरेक्ट डालते हैं सोना रोड को, मतलब कि जो आपका डिवाइस है वो डायरेक्ट टिप कर देंगे आपके सॉल्वेंट और क्रूड रख के मेनस्ट्रम में। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होगा, मेनस्ट्रम तैयार करेंगे, उस मेनस्ट्रम को बीकर में डालेंगे, उस बीकर को दूसरे बीकर में डालेंगे और फिर उसको दूसरे वाले बीकर में सोना रेड को डालेंगे। ये इनडायरेक्ट वे हो गया। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड लैब में यूज़ करा जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट मटेरियल। ठीक है, और प्रिपरेशन के तौर पे यूज़ करा जाता है फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन तैयार करने वक्त, कॉस्मेटिक तैयार करते वक्त। ठीक है, पीलिंग मार्क्स होता है ना, वो भी इसी वे से बनाया जाता है। प्री ट्रीटमेंट की तरह पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए एसेंशियल ऑयल या फिर लिपोफिलिक ऑयल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव नहीं यूज़ हो रही है, यहाँ पे साउंड वेव यूज़ हो रहा है, तो ये थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए बहुत अच्छे हैं। इम्प्रूव एक्सट्रैक्शन ऑफ द टोटल फैटी फ्रॉम ऑलिजिनस सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर, रेप्स लाइक ग्रेप्स हो गया आपका, एंड द सोयाबीन्स टाइप्स की चीज़ों से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वो भी अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इसकी। एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड अलॉन्ग विद एंजाइम्स रिपोर्टेड टू एनहांस द, मतलब जिसमें एंजाइम के साथ यूज़ करके जब इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करा जाता है तो उसकी ईल्ड बहुत अच्छी आती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल योर पॉलीसैकेराइड्स। और कुछ दे रखा है यहाँ पे कि किन किन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज़ करके, और कितना वेव लेंथ रखना है। ठीक है ना, हाँ वेव लेंथ कितना रखना है उसका। तो सपोज करो ग्रेप्स में से हमें अमाइनो एसिड्स को अलग करना है, तो इस टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। और ठीक है ना, इस टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, मतलब ये टेम्परेचर जनरेट करेगी, मतलब इतना टेम्परेचर चाहिए होता है और इतना पावर चाहिए होता है और इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ऐसे ही बाकी चीज़ें, मतलब कैरोट हो गया, कैरेटिनॉइड हो गया, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, तो इतना पेपर वाला जो चेक कर रहा है उसको भी नहीं पता है, पर एक लिमिट में लिखना। ठीक है, फिर आता है आपका एडवांटेज। क्या हो सकता है एडवांटेज, क्योंकि चीप होता है, बस एक रॉड की जरूरत होती है और एक्सट्रैक्शन टाइम कम है, इसका यील्ड बहुत अच्छा मिलता है, हीट जनरेट नहीं हो रहा है तो थर्मोलेबल सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। सेफर सॉल्वेंट है ये, यहाँ पे रिड्यूस द क्वांटिटी, मतलब कि सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है उसको कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और क्या है आपका सिग्निफिकेंट स्पीडिंग अप ऑफ दोज मेथड रिक्वायरिंग लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम ले रहे थे तो स्पीडिंग अप हो जाता है इस प्रोसेस से। इंप्रूव कर देता है एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी ऑफ द सॉल्वेंट्स, मतलब सॉल्वेंट की एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि कन्वेंशनल मेथड के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल देख लो, रोज 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 मैरिनस ऑफिसियनलिस यूजिंग इथेनॉल एज सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट लेंगे इथेनॉल और उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही अच्छा ईजी हो जाता है जब हम उसको सॉनिफिकेशन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट यूजफुल इन इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूजफुल नहीं है। मोस्टली सूटेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल, जब भी छोटे काम करना हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ड्रग एंड टिश्यू कल्चर में ये अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है। बेसिकली ये था। अब दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये रहा आपका क्रूड ड्रग जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स है। अब जब सोनिकेटर डालते हैं हम लोग तो ये सोना प्रोड्यूस करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रस्ट होने की वजह से जो ये सेल्स के अंदर से पीले पीले कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे कोलैप्स होने के बाद ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लैब में देखो कैसे कैसा दिखता है लैब वाला सोनिकेटर। ये रहा सोनिका नाम से एक सोनिकेटर है। इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है, जो सोना रोड है वो आपके साइड में लगे हैं या फिर नीचे लगे हैं ऊपर लगे, वो डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर नीचे लगता है या साइड में लगता है। ठीक है ना, सोनाकेटर्स। फिर आपका आता है, एक सेकेंड, फिर आपको लैब में देखने को मिलता है कुछ ऐसा।
ये इस तरह का इनसाइड, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक बाथ। ठीक है, अल्ट्रासोनिक बाथ जो हमारे मेनली लैब में देखने को ऐसा मिलता है, ऊपर पानी भरा हुआ रहता है और नीचे सोनागेटर मतलब साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। अब ये मल्टी सोनागेटर है, एक में ही 3-4 अटैच कर रखे हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका अल्ट्रासोनिक हॉर्न। यहाँ पे जो सोनागोटर है वो इस प्रोब के वे में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स, एम्पलीफाई उसको एम्पलीफाई करता है, ज़्यादा करता है, और यहाँ पे हॉर्न या प्रोब वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, इसकी वजह से आपका साउंड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक वेव है वो साउंड वेव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा मीटर है, यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो आप। फिर आता है आपका अल्ट्रासोनिक हॉर्न, ये ऐसा दिखता है और कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासोनिक हॉर्न बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन यूनिट। अगर वो एक है तो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बहुत सारे एक ही में अटैच है तो मल्टीपल कहलाएगा। तो सेम यही था, पर ये एक ही काम कर रहे हैं, आपके अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करने का काम कर रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकंड पार्ट वी विल कंटिन्यू द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो उसको हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि